हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के प्रथम भाग का प्रथम अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत। इसका अंतिम पार्ट है आज। इससे पहले इसके 3 पार्ट है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको पढ़ें। उसके बाद में आज वाला जो पार्ट है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। हम पढ़ रहे थे, इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी है और उसके परिणाम क्या थे। उनमें अपन ने आर्थिक परिणाम है वो शॉक थेरेपी के पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक परिणाम। शॉक थेरेपी के सामाजिक परिणाम है वो पढ़ेंगे। सामाजिक परिणाम क्या रहे? सरकारी रियायतता का खात्मा हुआ शॉक थेरेपी चलने के बाद, क्योंकि शॉक थेरेपी में पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, निजीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण जो सरकारी जो भी रियायतता दी जाती थी आम लोगों आम जनता को वो ख़त्म हो गई, जिससे ज़्यादातर लोग हैं वो गरीबी में चले गए। मध्यम वर्ग के समाज है वो भी हाशिए पर आ खड़े हुए। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी हाशिए पे आके खड़े हो गए, मतलब गरीबी की कगार पे हैं वो आके खड़े हो गए थे। अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। जो अकादमिक या बौद्धिक कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो राज्य को छोड़ के बाहर चले गए या फिर बिखर गए। माफिया वर्ग का उदय हुआ। इससे शॉक थेरेपी से जो माफिया वर्ग है उनका उदय हुआ, क्योंकि निजीकरण के हाथों में सारा कार्य वो चला गया था। सरकार की उसमें कोई चलती नहीं थी, बाजारी ताकतों पर है वो सारे चीज़ है वो डिपेंड करने लगा। अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। निजीकरण के विषमताओं का जन्म हुआ और अमीर व गरीब के लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। निजीकरण की विषमताओं के कारण अमीर और गरीब जो लोग हैं उनके बीच में विभाजित हो गया, अंतर हो गया। ये थे इसके सामाजिक परिणाम। और उसके बाद में अपन देखते हैं राजनीतिक परिणाम है वो शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम है वो क्या रहे थे। राजनीतिक परिणाम थे, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य प्राथमिकता से नहीं हो सका। लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं थी उनका निर्माण हो प्राथमिकता से नहीं हो सका। अधिकतर देशों ने हड़बड़ी में संविधान तो तैयार किया, अधिकतर जो देश थे उन्होंने हड़बड़ी में जल्दबाजी में अपना संविधान तैयार किया, संविधान बनाए, जिससे अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया। राष्ट्रपति जो होता है उसको कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया और उसके हर संभव शक्ति उसे थमा दी गई। परिणाम स्वरूप है वो संसद है वो कमजोर रह गया। मध्य एशियाई के देशों में राष्ट्रपति को बहुत ही अधिक शक्तियां प्राप्त हुई। मध्य एशिया के जो देश थे उनमें राष्ट्रपति है उसको अधिकतम शक्तियां है वो दी गई, जिससे कुछ सत्तावादी हो गए व तानाशाही शासन को की स्थापना हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, सत्तावादी लोग हैं वो ज़्यादा हो गए और तानाशाही शासन है वो वहाँ पर होने लगा। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने का काम अभी बाकी था। ज़्यादातर जो देश थे उनमें न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो स्थापित नहीं हो सकी, जिसके कारण क्या हुआ, संघर्ष और तनाव की स्थिति है वो पैदा हो गई थी। एक दो गणराज्य थे जो चेचन्या और दागी रुस्तान में ही हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। दागी रुस्तान और जो चेचन्या था वहाँ पे अलगाववादी आंदोलन वो चला। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक यानी 2002 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान था वो 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक उसमें गृह युद्ध है वो चलता रहा। अजरबैजान के एक प्रांत नगर्नो कराबाख के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष चल रहा था। यहाँ पे जो शासन था उसको हटाकर
उखाड़ फेंकने का जो संघर्ष है वो चल रहा था। पूर्वी यूरोप में लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया था। युगोस्लाविया कई प्रांतों से दूर गया और इसमें शामिल सोलोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तनाव व संघर्ष में बड़ी ताकतों का दखल हुआ। जो तनाव और संघर्ष की स्थिति थी उसमें कौन कौन सी ताकतें थी, बड़ी ताकतें थी जो इनमें दखल दे रही थी। मध्य एशिया गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार था। मध्य एशिया गणराज्य जो थे उनमें हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है, इसलिए इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ होता था। इसलिए ये जो गणराज्य इनको आर्थिक है वो आमदनी होती थी, आर्थिक लाभ होता था, और इसी कारण बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों को आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना हुआ था। जो बाहर की कंपनियां थी, ताकतें थी, वो प्रतिस्पर्धा कर रही थी, एक दूसरे से अखाड़ा बना हुआ था। रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है। ये जो इलाका था ये रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ था। रूस इसे अपना निकटवर्ती विदेश मानता था। रूस के निकट होने के कारण रूस इसे अपना निकटवर्ती मानता था, अपना विदेश मानता था, जिससे ये अपना हस्तक्षेप है वो यहाँ करना चाहता था। रूस हस्तक्षेप करना चाहता था। साथ ही यह पश्चिमी एशिया के भी नज़दीक होने के कारण अमेरिका यहाँ पर सैनिक ठिकाना बनाना चाहती थी। पश्चिमी एशिया के नज़दीक होने के कारण इस जगह पे अमेरिका भी अपना सैनिक ठिकाना है वो स्थापित करना चाह रही थी। खनिज तेल की मौजूदगी से चीन के हितों में भी हित भी इससे जुड़े हुए थे। चीन है वो भी अपने हित इससे जोड़ के देखता था। चीनियों में सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब चीनी जो लोग थे उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर के और अपना व्यापार वो शुरू कर दिया। आगे है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व जो साम्यवादी देश था और भारत था उनके बीच में क्या संबंध थे, कैसे संबंध थे। देखो, भारत रूस संबंध ज्यादा गहरे थे। भारत और रूस के बीच में संबंध जो थे वो ज्यादा गहरे थे, मित्रतावत संबंध इनके बीच थे। आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास रहा। इन दोनों का आपस में विश्वास ज्यादा था और साझे हितों का इतिहास इनका पूर्व रहा है। रूस तथा बाकी राज्यों में भारतीय फिल्में व गीत बहुत ही लोकप्रिय हैं। रूस तथा उनके जो बाकी राज्य हैं उसमें भारतीय फिल्में देखी जाती थी, गीतों को सुना जाता था। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना था। दोनों देश चाहते थे कि एक बहुध्रुवीय विश्व है उसका निर्माण हो। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी ले। सभी अपने अपनी सुरक्षा की सामूहिक है वो जिम्मेदारी ले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद हो या कोई भी प्रकार का विवाद हो उसका समाधान है वो आपसी बातचीत करके करना चाहिए। क्षेत्रीयता को जगह मिले। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो। क्षेत्रीयता को जगह मिलनी चाहिए और हर जो देश होता है उसकी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए गए हो और उसे लागू किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके जैसी संस्थाएं हैं उनके द्वारा फैसला लिया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। भारत के लाभ क्या थे, इससे भारत को क्या लाभ था। कश्मीर मसला, उसमें रूस से भारत को मदद मिलती थी। रूस और भारत के जो व्यवहारिक संबंध थे उनसे भारत को क्या लाभ था। जो कश्मीर का मामला था, कश्मीर का मसला था, उसमें भारत को है वो रूस से मदद मिलती थी, हथियारों की मदद हो और कोई मदद हो। परमाणु की योजना में भी रूस है वो भारत का योगदान करता था, योगदान मिलता था। अंतरिक्ष उद्योग में रूस से सहायता मिलती थी। अंतरिक्ष उद्योगों में भी रूस से भारत को सहायता मिलती थी। ऊर्जा आपूर्ति में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान में भी सहायता मिलती थी। चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाने में सहायता मिलती थी। रूस है वो भारत की सहायता करता था जिससे कि चीन के साथ जो संबंध थे वो संतुलित स्थिति में रहे। पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने का रास्ता बनाने में भी सहायता मिलती थी। अब इससे रूस को क्या लाभ होता था। रूस को क्या लाभ था।
भारत है वो हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था। रूस था वो हथियार बनाता था और उन हथियारों को खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कोई था तो वो भारत देश था। भारत के अधिकांश सैन्य साज सामान का सामान है वो रूस से आयात होता था। भारत का अधिकांश सेना के साज साज सज्जा सामान जो होता है वो भारत है वो रूस से आयात करता था। भारत तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत है वो तेल का भी सबसे बड़ा आयातक है देश है। इसी के साथ ही ये अध्याय दो ध्रुवता का अंत है ये समाप्त हुआ। और इसके आगे वाले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर है वो हल करेंगे। अगर आपने इस चैनल को शेयर लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब